नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत करते हैं द कॉफी विद सुमित जैन से। सुमित जैन साहब का। सुमित जी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। जय सिया राम। जय जय सिया राम। सुमित जी, कई दिन हुआ ईरान के बारे में आपसे बात नहीं हुई, और दर्शकों जैसा कि आपको पता है, जो सारे लोग आपको बताते हैं सुमित जी, चीन की धरती पर बैठ के भारत की खिड़की के रूप में मैं इन्हें देखता हूं और कहता हूं, वो भारत के हितों में जियो पॉलिटिकल स्थितियों में कहाँ क्या चल रहा है इस पर जरूर ध्यान रखते हैं। पिछले एक हफ्ते से ईरान और यूएस इसके बीच में जो मौखिक बमबाजी थी, ट्रम्प चचा आजकल बमबाज बने हुए घूम रहे हैं सुमित जी, तो उसमें थोड़ा-सा एक लगा था कि स्लोअर डाउन है, और उसी के साथ-साथ एक चीज़ और भी हुआ था। ईरान के अंदर जो प्रदर्शन चल रहे थे, उसमें भी थोड़ी कमी देखी गई थी लगभग 1 हफ्ते। ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर ये जो जिसको हम क्रांति कह रहे हैं, वो दब जाएगी। लेकिन अचानक फिर से शुरू हुआ है, और ट्रम्प ये तक कह रहे हैं कि साहब हमारा एक बड़ा जहाजी बेड़ा, वो ईरान की तरफ बढ़ रहा है। और सूत्र ने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन उसने ये तक दावा किया कि जो उनका एक यूएस का अब्राहम लिंकन है, जो उनका, वो हिंद महासागर में था। हिंद महासागर मतलब ईरान के काफी आसपास स्ट्रेटजिक तौर पे क्या चल रहा है। और ये भी सुनाई दिया है कि ईरान में एक बार फिर से वो मामला और आगे बढ़ रहा है। हालांकि खमनेई भी ट्रम्प को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक पूरा लड़ाई हो जाएगा। ईरान क्यों टिका हुआ है, और ट्रम्प या अमेरिका क्यों इतना शर्मा रहे हैं? क्या ऐसा है भी, या सीन कुछ और है? ओवर टू यू प्लीज। सर, इसके पहलू बहुत ज्यादा है। जो आपने बोला कि एक बेड़ा है जिसको हम एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं, वो ईरान की तरफ आना शुरू हो गया। ये जब आना शुरू हुआ था तभी मैंने वीडियो बना दिया था। मेरे पास बहुत पुख्ता खबर आ चुकी थी कि ये वहां से चल पड़ा है, क्योंकि ये चाइना, साउथ चाइना सी से शुरू हुआ था। तो जैसे ही यहाँ से निकला, आई हैड कम टू नो, तो मैंने वीडियो बना दिया था। अब मैं बताता हूँ कि जो शर्माहट है और ईरान में क्या हो रहा है, इसके चाइना के और रशिया के पहलू क्या है, उससे आपको समझ आएगा कि हो क्या रहा है। पहली बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में ईरान के अंदर और इजराइल के अंदर अर्थक्वेक आई है। ये बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड है कि एक युद्ध का माहौल हो और अर्थक्वेक आनी शुरू हो जाए, और एक नहीं, 99। ईरान के अंदर एक हफ्ते में 99 अर्थक्वेक्स आए हैं, छोटे छोटे। अब इसका मतलब क्या है? वो रिक्टर स्केल के ऊपर वो आए हैं 3 और 4 के बीच में, 5 से ऊपर। ये वो है जब आप किसी न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करते हैं या न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है। अब इसका मैं आपको याद दिलाऊंगा, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था तब क्या हुआ था। हमने जब नूर खान बेस के ऊपर अटैक किया, उसका जो न्यूक्लियर साइट है वहां पे दरवाजे के अंदर हमने अपना ब्रह्मोस घुसोड़ दिया था। उसके बाद 1 महीना वहां पर ये अर्थक्वेक आते रहे, क्योंकि वहां पर इनके न्यूक्लियर बॉम्ब पड़े थे, और ये अंदाजा था कि वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब हमने डिस्ट्रॉय किए हैं। और इसीलिए एक आपको याद होगा, एक प्लेन उड़ा था इजिप्ट से और चाइना से, जो बोरक्स लेके आया था, जो कि उस रेडिएशन को बंद करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहां पर ईरान के अंदर भी या तो ईरान ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया है, या उनके जो न्यूक्लियर बॉम्ब पड़े थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। ये दोनों चीजें हो सकती हैं। इसके बारे में अभी पुख्ता खबर नहीं है। एक तो ये हो गई। दूसरा, अगर ईरान के अंदर वहां पर अगर अर्थक्वेक आए हैं तो इसराइल के अंदर भी आ गए। और मजे की बात क्या है कि इसराइल के अंदर भी जो न्यूक्लियर की साइट है वहां पर अर्थक्वेक आया है, और ईरान के अंदर भी जहां जहां पे इनके न्यूक्लियर साइट्स है वहीं पर अर्थक्वेक आ रहे हैं। तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि दोनों जगह पर न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर ही अर्थक्वेक आ रहे हैं। दैट मींस समथिंग इज रॉन्ग। और ये जो जियोपॉलिटिक्स है उसके अंदर कोइंसिडेंस नहीं होता। स्पेसिफिक प्रोविजन, जो इनके जो प्रोविंसेस होते हैं वहीं पर ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ईरान है, उसके अंदर इस्फहान है एक एरिया, जहां पर इनके न्यूक्लियर के एसेट्स है, वहां पर फ्यूल की फैब्रिकेशन है, रिसर्च का रिएक्टर्स है, मशीनरी वहां पे पाई जाती है। वहीं पर आपके न्यूक्लियर जो ये सेस्मिक वाइब्रेशंस है वो पाई गई है। न्यूक्लियर हब है वो ईरान का। इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पहली बात ये हो गया। दूसरा, मैंने बता दिया आपको कि तेल अवीव के अंदर भी 4.2
3 और 4 और 5 के बीच पे जब जब अर्थक्वेक आता है, वो भी किसी न्यूक्लियर साइट के पास जो कि दिमोना में है, वहां पर भी टेल अवीव ने लास्ट वीक बोला था हम वहां पर न्यूक्लियर की टेस्टिंग कर रहे हैं, ड्रिल भी की गई और वहीं पर आपको अर्थक्वेक आते, यानी कि दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर बॉम्ब की तैयारियां कर रहे हैं या न्यूक्लियर अटैक की तैयारी कर रहे हैं। एक तो ये हो गया। आप सब शांति के टाइम पर आप न्यूक्लियर की तैयारी करते हैं या जब युद्ध होने वाला हो तब करते हैं। कोइंसिडेंस जियो पॉलिटिक्स में कभी होता नहीं। दूसरी बात, ये तो हो गया ईरान और इसराइल की जो आपको इंडिकेशन देते हैं। अमेरिका ने क्या बोल दिया? अमेरिका ने भी जो अपना इब्राहिम लिंकन है उसको निकाला है साउथ चाइना सी से और उसको भेज दिया ईरान के पास। दूसरा, जो उसके बेड़े वो खड़े थे वेनेजुएला में, तो वहां पे जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट को उठा के ले गए। अब वहां पे जो खाली हो गए उनको भी अरेबियन सी में उनको भेजा जा रहा है। ये कोई रूटीन की पेट्रोलिंग नहीं। उन्हें मालूम है कि हमें फुल फोर्स चाहिए जिसके अंदर हमारे पास गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स होने चाहिए, सबमरीन होने चाहिए, लॉजिस्टिक्स की शिप्स होनी चाहिए, एयरविंग होना चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको वहां पर ले जाया गया। डोनाल्ड ट्रंप का एक वर्ड है जो उसने यूज किया, मैक्सिमम आर्मडा। मैं यूज करने वाला हूं ईरान के अंदर। मुझे जो इसकी रजीम है इसको खत्म करना है ताकि वो कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब बना ना ले। और ईरान ने दिखा दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, अगर तुम आए तो इसराइल और अमेरिका को दोनों को हम छोड़ने वाले नहीं है। और ऐसी धमकी वाले टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट जाएंगे? ऐसा हो नहीं सकता। अब डोनाल्ड ट्रंप का तरीका है काम करने का, मैं आपको वो तरीका समझाता हूँ। वेनेजुएला में आपने देखा कि 2-3 महीने वो लगातार कभी शिप जा रही है, कभी प्लेन जा रहे हैं, कभी वो सर्वेलेंस चल रहा है, ये चलता रहा। वो पिंग पोंग खेलते रहे और रात के अंधेरे में 2 बजे गए और प्रेसिडेंट को उठा के ले आए जब उनके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि प्रेसिडेंट इस कमरे में इस वक्त बैठा हुआ है। अब वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने भी एक चीज करी है, ये पूरे बेड़े भेज दिए, एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की है, इसको वो बोलते हैं मैक्सिमम प्रेशर। लेकिन साथ में उन्होंने पाकिस्तान को बोल दिया कि भाई आपके मुझे 30,000 से ज्यादा मुझे आर्मी के लोग चाहिए जो बॉर्डर को सील करेंगे और मेरे लिए तुम जाकर लड़ाई करोगे, उसके बदले में तुम्हें तुम्हारे मुंह में डॉलर डाल दिए जाएंगे। आसिम मुनीर वहीं पर लेट गया। इजिप्ट को एक्टिवेट कर दिया गया है। सीरिया का जो प्रेसिडेंट है उसको बोल दिया कि तुम्हारे पास आइसिस नाम के जानवर हैं, मुझे वो चाहिए टू हंट खमेनी। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से लड़ाई नहीं करनी, उसको खमेनी को उठा के लेके जाना है और उसका सर तन से जुदा करके टांगना है चौराहे पे, ताकि पूरे मुसलमान वर्ल्ड को दिखे कि तुम्हारा मोहम्मद टू का ये हाल किया है। और यही रीजन है, और क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कल ही पूरी की पूरी एयर स्पेस इसराइल की बंद कर दी गई। सारे जो प्लेन्स हैं, जो फ्लाइट्स वहां पे लैंड करनी है, वो कैंसिल कर दी गई हैं। इजिप्ट के अंदर यही हाल है, सीरिया में यही हाल है, ईरान के अंदर भी यही हाल है। ये कब होता है? जब कमर्शियल प्लेन भी आप एंट्री एंड एग्जिट बंद कर देते हैं, इसका मतलब है समथिंग बिग इज कमिंग। ये तो हो गया दूसरा इंडिकेशन कि समथिंग इज कमिंग इन ईरान। अब आता है तीसरा प्लॉट। जब ये सारा काम हो रहा हो तो जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो इंडिकेशंस होती हैं वो पहले से आनी शुरू होती है। रशिया ने भी अपने लोगों को बोल दिया, क्या बोला है कि आप ईरान में और इजराइल में ना जाएं, और अगर वहां पर है तो इमीडिएटली वहां से निकल जाए। रशिया कभी भी ऐसी एडवाइजरीज जल्दी से वो नहीं देता। उसे मालूम है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। और इंटेलिजेंस की जो शेयरिंग है मॉस्को की और ईरान की, ये आपको मालूम है कि इवन की हथियारों का लेना देना भी मॉस्को करता रहता है ईरान के साथ। जब यूक्रेन का युद्ध हुआ तो जितने ड्रोन्स थे जो रशिया को दिए गए वो ईरान ने ही दिए थे, जिन्होंने जाकर यूक्रेन का बुरा हाल किया था। तो इनकी इंटेलिजेंस की शेयरिंग भी है, दे नो कि समथिंग इज कमिंग। इसलिए रशिया ने अपने डिप्लोमेट्स को और सिविलियंस को बोल दिया अगले 1 दिन से पहले आप वहां से निकल जाइए। कहां से? ईरान एंड इसराइल बोथ। दैट मीन्स रशिया को भी मालूम है कि ईरान कुछ बड़ा अटैक इसराइल के ऊपर करने वाला है और अमेरिका को भी छोड़ेगा नहीं। खमेनी का एक स्टेटमेंट था कि हमने इसराइल के साथ साथ व्हाइट हाउस के ऊपर भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स तान दी है। अगर हमारे से पंगा लिया तो तुम्हारा व्हाइट हाउस भी हम छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए जब ये लैंग्वेज आनी शुरू हो जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी सहन कर लेंगे? ऐसा हो नहीं सकता। सेकेंडली, उसका एक ही मकसद है, हमें खमेनी को उठा के लेके जाना है। या तो उसका सर तन से जुदा किया जाएगा या उसे लेकर, जैसे ओसामा बिन लादेन को इन्होंने अरेबियन सी में कहीं फेंक दिया
पत्थर लग बांध के उसके ऊपर, आज तक ये नहीं पता कि कहाँ मरा है। वही काम वो खमेनी के साथ भी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो वहीं पे मर गया कहीं बंकर में, तो उसकी कब्र बन जाएगी। उसके बड़े-बड़े उसके जिसमें जुलूस जुलूस निकलेंगे, जुलूस नहीं निकलने देने हैं। इसलिए ताकि जुलूस ना निकले, इनका जुलूस निकालना पहले ही अनिवार्य है। तो ये काम हो गया जो डोनाल्ड ट्रम्प करने वाले हैं। तो ये जो सारी इंडिकेशंस ये बताती हैं आपको कि एक प्रेशर कुकर है, जो बनता जा रहा है। पहले प्रेशर कुकर को हम्म, कंट्री के अंदर बनाया गया। जो प्रोटेस्ट है, जो आपने बोला पहले शुरू में ओपनिंग कमेंट में, कि जो प्रोटेस्ट है वो कम हो गए। कम नहीं हुए हैं, लोगों को मारा गया है। मेरा अपना एक आदमी है जिसके साथ मैंने काम किया है, बहुत बिज़नेस किया मैंने ईरान के अंदर, रूहाला उसका नाम। अब वो बंदा जो है उसने मुझे बताया कि यहाँ पे 20-25 हज़ार से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया है। एनीबॉडी हू कम्स फॉर प्रोटेस्ट उसको गोली मार देते हैं। इतना बड़ा जो गोली मारने वाला काम है, वो खमीनी ने जो किया है, आज तक दुनिया ने कभी देखा नहीं है कि अपने सिटीज़न्स के ऊपर लोगों ने गोली मारी हो। लेकिन ये किया गया है सिर्फ इसलिए कि इस मूवमेंट को क्रश करना है। और नाम देते हैं कि ये सारे भटके हुए लोग थे, ये तो अमेरिका के साथ मिले हुए थे, इसलिए इनको मारना ज़रूरी था, ये रिजीम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा एक ही है, ईरान के अंदर के जो लोग हैं, वो खमेनी से खफा है, वो नहीं चाहते कि ये पागलपन जो पिछले 50 साल से या 49 ईयर्स से वहाँ पे चल रहा है, वो इसको कंटिन्यू नहीं रहना चाहते। आई नो कि बाहर से इज़राइल है, यूएसए है, मोसाद है, वो सारे हेल्प भी कर रहे हैं उनकी, कि यहाँ पर ये प्रोटेस्ट बंद ना हो। लेकिन एक प्रेशर कुकर को क्रिएट किया जा रहा है। अंदर से लोग भड़के, बाहर से अमेरिका और इज़राइल आकर वो काम करे। लेकिन ईरान से मुद्दा नहीं है, खमेनी से है। क्यों बोल रहा हूँ? जैसे वेनेजुएला से दिक्कत नहीं थी, वहाँ पे मादुरो से थी। उसको उठा के ले गए। यहाँ पर भी अगर खमेनी निकलता है इक्वेशन में से, तो आप देखेंगे कि पूरे इस एरिया में आपको शांति आती हुई दिखाई देगी। क्योंकि कम्युनिटी तो है ही नहीं। उसका जो लड़का है, वो तो निकला था एक नंबर का। वो ऑलरेडी अपने जो पैसे हैं वो निकाल के वो दुबई ले गया। $1.5 बिलियन ऑलरेडी वहां ले गया जा चुका है। सोने की ईंटें ऑलरेडी रशिया पहुंच चुकी हैं और रशिया के प्लेन्स वो ईंटों को ट्रांसफर करने के लिए वो वहां पर ईरान के अंदर ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं लास्ट वीक। तो यानी कि पैसे इन्होंने, ये पैसों की कौम है, आपको मालूम, पैसों के सामने तो ये नाचने लग जाते, उसके बिना तो नमाज पढ़ने नहीं आते। तो ये इन्होंने पैसे पहले ट्रांसफर किए हैं, अपने आप को ट्रांसफर नहीं किया अभी, क्योंकि कर नहीं पाए। बॉर्डर सील किए गए हैं, एयर जो स्पेस है उसको सील किया गया है, ये वहां से भाग नहीं सकते। इसने पैसे पैसे निकाल दिए कि जान जाए कुछ भी हो जाए, पैसे नहीं मरने चाहिए। तो ये काम हो गया। दूसरा, जो अमेरिका ने, ये तो मैंने बता दिया आपको, रशिया क्या कर रहा है, ये कर रहा है। अब आप बोलेंगे यार अभी तक 30 साल से लगे हुए थे कि हम्म, न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाए, ईरान वाले, तो बना नहीं। अभी कैसे बन गया और अभी डेटोनेट कैसे हो गया? अब इसमें आती है चाइना की एंट्री। चाइना के स्पेशल प्लेन्स लास्ट वीक वो यहाँ पर ईरान में लैंड किए हैं और उसके अंदर हो सकता है कि उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब भेज दिया हो, सिर्फ इसलिए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को डराना हो। ये जो सारे अर्थक्वेक्स लाए जा रहे हैं, ये एक मैसेजिंग भी है ईरान की तरफ से कि बेटा अगर यहाँ पर आए तो न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास बन गया है या आ गया है। अगर आए तो तुम्हारी कबर यहीं खुदेगी। अमेरिका बोलता है कि खमेनी की कबर तो मैंने खोदनी ही खोदनी है, तुम जो मर्जी कर लो। और वहां पे तंज भी कसा जा रहा है। जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज वाले लोग हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि यार हमें मकसद है तेल से। ईरान का तेल चाइना नहीं जाना चाहिए। जैसे वेनेजुएला का तेल चाइना जाना बंद कर दिया, वैसे ही ईरान का तेल भी चाइना में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो सस्ते में ले रहा है, 30-40% सस्ते में, और ऊपर से पेमेंट भी नहीं करनी पड़ती है उसको। उसके बदले में वो अपने हथियार बेच रहा है। तो ये जो मामला है, इसको बंद करना है, चाइना को कॉर्नर करना है। मुद्दा चाइना है और दूसरा है ये सारी दरिंदगी जो खमीनी ने फैलाई हुई है पूरे एरिया में। कभी हमास, कभी हिजबुल्लाह, कभी वो जो हौतीज हैं, ये सारे एच वाले लोग। अब देखिए तीनों में एच आता है, हौतीज, हमास, हिजबुल्लाह और एचटीएस जो सीरिया में था। तो ये चारों के चारों एच को खत्म करना है। उसके लिए ये तो दो डंडे हैं, दो टांगे खमेनी की, वो तोड़नी जरूरी है। वही मुद्दा है और ये होकर रहेगा। अमेरिका छोड़ने वाला नहीं है। जब उन्होंने एक चीज बोली, और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, कि लास्ट टाइम हमने गलती करी थी। ये प्रेसिडेंट बोल रहा है अमेरिका का। लास्ट टाइम जब विद्रोह हुआ था, हमने ईरान के लोगों को हेल्प नहीं करी आयन मौके पर, नहीं तो खमेनी का सर उसी वक्त तन से जुदा हो जाता। इस बार हम पीछे हम्म, हटने वाले नहीं। तो इसलिए ये सारी इंडिकेशन बताती हैं आपको, जहां पर चाइना की इन्वॉल्वमेंट है। रशिया ने ऑलरेडी एडवाइजरी जारी कर दी, एयरप्लेन्स बंद होने शुरू हो गए, एयर स्पेस बंद हो गया है, और शिप्स ऑलरेडी ईरान के वहां पे एरिया में पहुंच गई हैं, ताकि जो
उनका स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, जहां से सारी की सारी शिप्स ऑयल की निकलती हैं, 20% से ज्यादा है तेल जो उस एरिया से निकलता है, वो ब्लॉक ना हो जाए। और मुद्दा खमेनी और ऑयल है। जी। बिल्कुल, मुद्दा खमेनी और आयल दोनों है, वो तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने जो एक बात कहा ना कि अमेरिका को ईरान से कोई उलझन नहीं है, अमेरिका को खमेनी से उलझन है। तो ये एक इंडिविजुअल लड़ाई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से खमेनी भी ट्रंप को सीधे धमकी देते हैं, और पिछली बार ईरान के एंड से ये तक आया था कि ट्रंप जब इलेक्शन लड़ रहे थे और उनके ऊपर गोली चली थी, तो ईरान की तरफ से मैसेजिंग आई कि साहब, इस बार गोली जो है वो कान के बगल से नहीं गुजरेगी। तो यहां तक इंडिविजुअल बिल्कुल। दूसरी तरफ ट्रंप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि हमारा लिंकन बिल्कुल हिंद महासागर में है और एक बड़ा बेड़ा बढ़ रहा है। साथ में ये भी कहते हैं कि हो सकता है इसकी जरूरत ना पड़े। तो कोई वेनेजुएला टाइप प्लान, कोई जरूरत नहीं पड़ी साहब। सर बिल्कुल क्लियर है, डोनाल्ड ट्रंप युद्ध नहीं चाहता किसी भी कंट्री के साथ। उन्होंने पहले बोला है, मैंने पहले टर्म के अंदर भी एक भी युद्ध शुरू नहीं करवाया। ही इज द ओनली प्रेसिडेंट जिन्होंने युद्ध शुरू नहीं किए। वरना जो अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है वो अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए वो कोई ना कोई युद्ध शुरू करता है। अब कोई भी प्रेसिडेंट ले लीजिए, अगर युद्ध शुरू नहीं किया तो कोई ना कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को शुरू कर दिया जाता है, जैसे ओबामा ने आईसिस को शुरू किया था अलकायदा को खत्म करने के लिए। तो अगला प्रेसिडेंट जो है वो आईसिस को खत्म करने के लिए कोई और ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करता है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा प्रेसिडेंट है जिसने पहले टर्म में कोई युद्ध शुरू नहीं किया और इस बार भी उन्होंने युद्ध बंद कराने की बातें बोली है। ग्रीनलैंड के ऊपर बोला उन्होंने कि मैं ले जाऊंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। वेनेजुएला के अंदर भी उन्होंने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, हाँ प्रेसिडेंट को उठा के ले गए। वही काम उन्होंने यहां पर करना है कि मुझे ये सारे जो मैं हथियार भेज रहा हूं, अपना इब्राहिम लिंकन भेज रहा हूं, मुझे इसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोसाद के लोग ऑलरेडी ईरान के अंदर पहुंच चुके हैं, हंटिंग चल रही है। वहां के जो लोकल्स हैं वो बताते हैं कि खमेनी कौन सी कब्र में बैठा हुआ है, कौन से बंकर में बुर्का डाल के डस्टबिन का ढक्कन अपने सर पे छुपा कर वो कहां पे बैठा है, ये लोग बता रहे हैं। अब उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग इज कि उसको स्ट्राइक किया कैसे जाए। जब तक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस की नहीं आएगी अमेरिका के पास कि इस वक्त कहां पे खमेनी है, तब तक वो स्ट्राइक नहीं करेंगे। हंटिंग सिर्फ खमेनी की है, ईरान के साथ नहीं है, क्योंकि ईरान के साथ जो नुकसान करना था वो ऑलरेडी पिछली बार जब इजराइल के साथ युद्ध था तब कर चुके हैं। ही डजंट वांट एस्केलेशन, उसको तेल लेना सर वहां से, उसको चाइना की दादागिरी खत्म करनी है, उसको चाइना को मिडिल ईस्ट से बाहर निकालना है। उसके लिए ईरान को अपने कब्जे में करना वो जरूरी है। अब कई लोग बोलते हैं सर हमारे चाबहार पोर्ट का क्या हो, चाबहार तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। तो प्लीज आपको समझना पड़ेगा कि भारत के अंदर भी जो रेडिकलाइजेशन है आज की डेट में उसकी फंडिंग ईरान करता है। ईरान का खमीनी चाहता है कि भारत में गजवा हिंद हो, इसलिए वो सारे जो पैसे भारत में आते हैं पेट्रो डॉलर के, वो सारे बंद हो जाएंगे। ये सारे यतीम होने वाले हैं। 30 करोड़ जिहादी जो भारत में इलीगली रह रहे हैं 1947 से। मैं बार बार जान के बोलता हूं ताकि लोगों को समझ आए कि 10 करोड़ इलीगल नहीं, ये 30 के 30 करोड़ इलीगल हैं। इन्होंने अपनी कंट्री मांग ली थी धर्म के बेस के ऊपर, और 98.8% लोगों ने उस वक्त बोला था हम भारत में नहीं रह सकते हिंदुओं के साथ, हमें अपना कंट्री चाहिए। और अपना कंट्री लेने के बाद ये यहां पर गंद क्रिएट करने के लिए यहीं पर रहेंगे। इन सबको फंडिंग खमेनी करता है। खमेनी के मरने के बाद ये सारे यतीम होने वाले हैं, इनकी फंडिंग बंद हो जाएगी। मैं पहले बोला था आपको, पैसों के बिना तो ये नमाज पढ़ने नहीं जाते। और ये जो जिहाद भी करते हैं भारत में, ये पैसे मिलते हैं तो करते हैं। उसका उदाहरण है कश्मीर। आपको याद होगा कि कश्मीर में जब इनको पास पैसे मिलते थे, कौन से, वही जो डुप्लीकेट नोट पाकिस्तान में प्रिंट होते थे, कांग्रेस ने वहां पर मशीन भेज दी थी, उसके बदले में एक एक पत्थर मारने के 500 रुपए मिलते थे इनको, तभी पत्थरबाजी होती थी। डीमोनेटाइजेशन के बाद पत्थरबाजी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि पैसे मिलने बंद हो गए। तभी बोल रहा हूं पैसों के बिना तो ये नमाज पढ़ने नहीं जाते। तो इनकी जैसे ही खमेनी मरेगा, इनका जो पैसे का फ्लो है जिहाद के लिए जैसे ही वो बंद होगा तो यहां पर भी डी रेडिकलाइजेशन आएगा। अब आते हैं चाबहार पोर्ट के ऊपर कि चाबहार पोर्ट का क्या होगा। जो उनका क्राउन प्रिंस है उन्होंने पहले बोल दिया कि भाई हमारे जो लिंक्स हैं वो इस्लाम से है ही नहीं, हम तो पर्शियन थे, हम तो आर्यंस थे, हमारा तो वैदिक कल्चर के साथ रिलेशन है 4000 साल पुराना। तो उन्होंने अपने रूट्स को पहचान लिया कि हम है ही नहीं। इसलिए सबसे बड़ी मुहिम जो
इस्लाम को छोड़ने की है वो ईरान में शुरू हो गई। और ये हमारे लिए अच्छी बात है। जब जब आपके लिंकेज रूट्स के साथ जुड़ने शुरू हो जाए, वैदिक रूट्स आपको पहचानने शुरू हो जाए, तो आपको चाहवार, आपको ईरान मिलने वाला है, आप चाहवार के लिए रो रहे हैं। प्लीज समझिए, लोगों को, पीपल, आई डोंट नो व्हाई दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि आपके वहां पे कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की या कुछ बिलियन डॉलर आपके चाबहार पोर्ट में लगे हैं, आपको ईरान मिलने वाला है, आप चाबहार पोर्ट के लिए अब रो रहे हैं। ये तो वो वाला बात हो गया कि अगर कोई टीचर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाए और वो बोले सर यार मुझे बड़ा मजा आएगा, 150 कमरे हैं, मैं यहाँ पर हर कमरे में कितने बच्चों को ट्यूशन दे सकता हूँ, वो वाला हाल हो गया है हमारे भारतीयों का। जी बिल्कुल ठीक बात है। और एक चीज और, जिन लोगों को भी ये चिंता थी कि अमेरिका अगर ईरान की तरफ बढ़ रहा है तो उसकी एंट्री हो जाएगी, हमारे बगल में अमेरिका आ जाएगा, ये सारी चीजें बेमानी तब हो जाती हैं जब ईरान से सिर्फ खोमेनी के सत्ता के अंत की ये सारी कहानी है। इसके अलावा ईरान में जैसे ही रिजीम चेंज होगा, हमारे संबंध चाहे चाबहार से हों चाहे बाकी संबंध हों, हमारे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और भारतीय कूटनीति की ये सफलता देखिए कि अभी कल ईरान ने ऑफिशियली भारत की तारीफ की है, थैंक्स बोला है कि जिस तरीके से आपने हमारे ऊपर और ज्यादा इंटेलिजेंस बढ़ाया जाए, वो उसके दायरे में ले आया जाए, उसके विरोध में किया है। क्यों? क्योंकि भारत लोकतंत्र का समर्थक है। ऐसे में कांटे से कांटे अगर आसपास निकल रहे हैं तो बाद में सारी चीजें साफ हो जाएंगी, इसका हमेशा भरोसा होना चाहिए। ये बात मैंने सिर्फ इसलिए जोड़ी सुमित जी, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं दुनिया में कहीं कुछ हो जाए भारत का पक्ष जरूर जानना चाहता हूं। और आपकी बातों से ये क्लियर हो गया कि केवल रिजीम चेंज वहां का ऑपरेशन है। रिजीम चेंज जैसे भी होगा, जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ, कोई नृप होए हमें क्या हानि, तो भारत तो वो है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद भी रशिया से तेल खरीदता है, उठा के उन्हीं को बेचता है, यूरोपियन कंट्रीज को बेचता है, और तो और यूक्रेन को भी बेचता है। तो हमें किसी तरह से कोई चिंता नहीं है। हमारे लिए तो भैया सारे रास्ते हैं। और हम अब वो नए भारत हैं जिसमें फलाने कहेंगे तो हम ठिकाने से बात नहीं करेंगे, ये अब नहीं चलता। हम सबसे बात करते हैं। और आज जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो कल से, यानी जो कल बीता है, यूरोपियन यूनियन के 5 सर्वोच्च नेता भारत में हैं। महा डील होने जा रही है, जिसको कि शताब्दी की सबसे बड़ी डील। कहाँ है अमेरिका और कहाँ है ट्रम्प चाचा का गुस्सा? इसलिए ये नया नया भारत है। सुमित जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद है कि ये वीडियो भी और वीडियोस की तरह सुमित जी के साथ जो मैं करता हूँ, एक्सक्लूसिव जानकारी, बिल्कुल नए एंगल की जानकारी, या तो सिर्फ आपको सुमित जी के यहाँ प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी, वरना प्रारब्ध को इनका इतना स्नेह है कि ये दूसरा जो ओपन होता है प्लेटफॉर्म, वो प्रारब्ध ही होता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चैनल आपने सब्सक्राइब किया, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ऐसे ही करते रहिए। बेल आइकन सिर्फ एक बार दबाना है। मेरे मुंह से दरअसल सुमित जी निकल जाता है कि बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। तो लोग कहते हैं भाई कितनी देर दबाऊं? मैंने कहा नहीं साहब, एक बार दबाना है। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और सुमित जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय सिया राम।